अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है विकास सर के इस क्लास में और एग्जाम का लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 28 जनवरी 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर तो डिस्कस करेंगे ही साथ स्टैटिक जीके जो पोर्शन है, स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन बन सकता है उसको भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो क्लास की स्पेशलिटी है वो क्या है, करंट अफेयर तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी अच्छे से आपकी तैयारी करा सके। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, स्टेट की करो या फिर डिफेंस एग्जाम की करो या फिर किसी भी एग्जाम की, चाहे आप बिहार की करो, यूपी की करो, एमपी एग्जाम की करो, राजस्थान स्टेट एग्जाम की करो, किसी भी स्टेट एग्जाम की करो, लेकिन उसमें उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्तों को पता होगा जीके एक ऐसा सेक्शन है, जीके सेक्शन है जिसमें आप कितना भी पढ़ दो आपके एग्जाम में कम पढ़ ही जाता है। आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि एग्जाम में कम पढ़ता है कि नहीं कर, लेकिन आप करंट अफेयर में डेली के अगर आप मैक्सिमम 1 आवर देना है, आपको ज़्यादा नहीं देना। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ दिन के 1 घंटे मांगता हूँ, आप मुझे 1 घंटे दीजिए। मैं इस 1 घंटे में आपको करंट अफेयर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि करंट अफेयर का आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में रॉन्ग नहीं होगा। साथ ही करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होगा, स्टैटिक जीके बनेगा, वो भी गलत नहीं होगा। मैं आपको कवर करा दूंगा। बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे दिन का 1 घंटा दीजिए। ज़्यादा नहीं मांग रहा, आप पूरे दिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, जितना जिसको पढ़ना है पढ़िए। बस करंट अफेयर को आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए। मैं इस 1 घंटे में आपकी करंट अफेयर इतना अच्छे से तैयार करा दूंगा और उसके साथ में स्टैटिक जीके को भी, कि आपसे एक भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है आपसे, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको 1 घंटा देना होगा और मैं जिस तरीके से आपको बोलूंगा पढ़ने, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से मैं आपको बोलूँ रिविजन करने, वो करना पड़ेगा। जिस दिन बोलूँ कि इस मंथ का आपको कंप्लीट करना है, उस दिन आपको करना पड़ेगा। बस ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपने मुझे 1 घंटा दिया और सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया तो डेफिनेटली करंट अफेयर सेक्शन में मैं आपको 100% मार्क दे जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मॉर्निंग में वैसे हमारी डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, बट अभी आप सभी को पता है कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी, तो मैं घर पे आया हुआ था, तो इसी वजह से क्लासेस जो है लाइव नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। इस वजह से मैं रिकॉर्डेड डालता हूँ, बट जल्दी ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मॉर्निंग में 8 AM, अभी जो है इवनिंग में 6 PM पर क्लासेस होती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि आप तो कम से कम रिकॉर्डेड मतलब प्रीमियर में अगर नहीं आते हो तो बाद में देख लिया करो, ताकि आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो छूटे ना। क्योंकि एक दिन का छोड़ोगे, आज का चलो छोड़ दोगे, आज सोचोगे आज का छोड़ देते कल कर देंगे, ठीक है कल कर दो, लेकिन नहीं हो पाएगा। फिर कल से एक दिन आपकी आदत पड़ जाएगी ना कि आज का छोड़ दिए कल करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, और इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा और कभी पूरा नहीं हो पाएगा। किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपका कवर रहेगा। तो इस वजह से आप डेली का किया कीजिए, डेली का आप करंट अफेयर सेक्शन को कंप्लीट करें, ताकि आपका ऊपर एक करंट अफेयर का जो बर्डन है रहता है कि नहीं रहेगा। एग्जाम टाइम जब आता है तो बर्डन हो जाता है कि मुझे 6 महीने का करना है, 8 महीने का करना है, जो कि कम टाइम 1 से 2 महीने के अंदर में पॉसिबल नहीं है कर पाना इतना ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है करंट अफेयर कि करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको डेली करना चाहिए। चलो आप मान लीजिए किसी काम में बिजी होंगे, तो हो सकता है आप लाइव में नहीं आए, प्रीमियर में नहीं आए, लेकिन आप रिकॉर्डेड तो देख सकते हो ना। फिक्स कर दो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको 1 घंटा या हमारी जितने भी देर की क्लासेस होती है, वो क्लासेस आपको डेली कंप्लीट करना है करंट अफेयर की, चाहे कुछ भी हो जाए। आप खाना खाओ डजेंट मैटर, खाना खाओ नहीं खाओ कोई मतलब नहीं है, आप सोते हो नहीं सोते हो कोई मतलब नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि अगर आपने एक दिन का करंट अफेयर आपने मिस कर दिया, तो आपको उस रात में नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका करंट अफेयर का सेक्शन छूट चुका है और अगले दिन आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। आज हम लगभग मान के चलो एक दिन में हमारे 15 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, और 15 के साथ में 15 ही कुछ स्टैटिक पॉइंट भी हो जाते हैं, तो डेली का 30 हो जाता है। अगले दिन करोगे 60 होगा, फिर ये पेंडिंग होगा 2 दिन का, फिर अगले दिन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली का डेली क्या करो। आप एक बार में नहीं होता है तो आप 1.5x पे स्पीड पे देख लो, 2x पे देख लो, लेकिन देखो जरूर, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ या किसी भी तरह का आपको लग रहा होगा इंसिस्ट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैं बोल रहा हूँ कुछ वजह है उसका, ताकि आपका एग्जाम के टाइम में आपको प्रेशर ना बने किसी भी चीज का, करंट अफेयर का। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप दिन का मुझे 1 घंटा दीजिए। इस 1 घंटे में मैं करंट अफेयर इतना अच्छे से तैयार करा दूंगा, आपका छूटेगा नहीं। तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई दोस्त नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चाहे तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं।
आपके लाइक शेयर जो होता है वही हमारे मोटिवेशन का काम करता है। और लास्ट में वीडियो एंड हो जाएगी, उसके बाद में आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको सीखने को मिला, कुछ नहीं मिला, क्या आपको इससे कुछ हेल्प मिला कि नहीं मिला, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट को पे देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दें, एग्जाम कार्ड की तरफ से आपके लिए ये 6 बुक का कॉम्बो लॉन्च किया गया, जिसमें ये इकोनॉमिक्स सभी बुक है। इकोनॉमिक्स वो पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो ये 6 बुक का ये कॉम्बो है। 6 बुक, इसका नाम दिया गया रैपिड सीरीज। इसका नाम जो दिया गया है रैपिड सीरीज करके नाम दिया गया है। और ये जो रैपिड सीरीज नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि अब कम टाइम में 1 से 2 मंथ के अंदर में आप अपने जीके सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं इन बुक्स की हेल्प की मदद से। इन बुक्स की हेल्प से आप 1 से 2 महीने में कर सकते हैं। अदर बुक्स में आपको 6-8 महीने लग जाते हैं, बट इस बुक में एकदम कंसाइज वे में दिया गया है और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दी गई है। तो इस बुक की हेल्प से आप 1 से 2 महीने के अंदर में आप अपने जीके पोर्शन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का नाम है examcard.in। इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ही आपको दिख जाएगा। और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज करना, विकास 10 का कोड यूज करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओवरऑल आपको 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 45% का डिस्काउंट चल रहा है, ऊपर से 10% का इधर से हो जाएगा। आपको 55% का डिस्काउंट चल रहा है। और साथ ही ये बता दो, जरूरी नहीं है कि आपको सारे बुक खरीदना है। आप चाहे तो, आपको लगता है कि नीड है मुझे किसकी, पॉलिटी बुक की मुझे नीड है, तो आप पॉलिटी बुक को ही खरीदो, ज्यादा मत खरीदो। अभी आप पॉलिटी को खरीद दो, उस पर आपको लगे कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो आप दूसरे सब्जेक्ट को जाओ। या फिर आप, वैसे तो मैं बता दूं, बुक्स जो है एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट है, आपके लिए बनाया गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सारे बुक्स को एक साथ खरीद सकते हो, कॉम्बो में आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, ये फर्क रहेगा बस। चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। होगी जो भी हमें बताना था, इंपॉर्टेंट चीजें थी, जरूरी चीजें थी आपके लिए। आते हैं आज के पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो किसान है उसके लिए जल संरक्षण योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट जो आंसर है, किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, तो झारखंड ने स्टार्ट किया है। कौन सा योजना? जल संरक्षण योजना। किस लिए? तो जहाँ पे झारखंड के जिस भी इलाके में सूखा पड़ रहा है ना, झारखंड के जिस भी इलाके में सूखा पड़ रहा है उस इलाके में पानी को पहुंचाने के लिए, किसानों के हेल्प करने के लिए शुरू किया गया जल संरक्षण योजना। अगर दोस्तों आपको याद हो, हमने कल की ही क्लास में पढ़ा था, कौन सा? स्कूल एमिनेंस। क्या नाम था? स्कूल एमिनेंस। स्कूल एमिनेंस नामक योजना किस सरकार ने लॉन्च किया था? तो बता सकता है क्या कोई भी लोग? पंजाब सरकार ने किया था, स्कूल एमिनेंस नामक योजना का लॉन्च किया था। इस योजना के थ्रू उनका मकसद था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनके जितने भी स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन छात्रों को बेहतर क्वालिटी का जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही स्टूडेंट के टोटल कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, उन स्कूल के शिक्षा से लेकर उनके कैरियर तक, और साथ ही वहां से लेके फिर देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन तक उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो अच्छे से अपने कैरियर को बना सके, देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, लोगों को अच्छे मतलब शिक्षा दे सके, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सके। इन सारी चीज़ों को इसके थ्रू डेवलप करने का, बढ़ाने का इसका शिक्षा, ये जो स्कूल एमिनेंस योजना था उसका उद्देश्य था। अगर वही बात करें पंजाब के, तो पंजाब के जो सीएम था कौन था? पंजाब के सीएम भगवंत मान थे ना, अभी आपको याद होगा भगवंत मान। और गवर्नर कौन था? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ये हो गई स्कूल एमिनेंस योजना को, जिसको पंजाब सरकार ने लॉन्च किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब में कहाँ पे लॉन्च किया, तो मोहाली में किया था। क्या आपको याद है? कल मैंने पढ़ाया था ना, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? मोहाली में किया गया था। इस सब क्वेश्चन की बात करें, इस प्रश्न की, तो जल संरक्षण योजना किसने लॉन्च किया है? झारखंड सरकार ने। झारखंड के जो सीएम है कौन सा है? हेमंत सोरेन। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस, झारखंड के गवर्नर। देखो वैसे तो सीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नर जो है हर स्टेट का इंपॉर्टेंट है गवर्नर, क्योंकि ये पूछा जाता है। लेकिन अगर अभी बात करें, प्रेजेंट में अगर बात करें, तो 3 स्टेट का जो कह सकते हैं 3 स्टेट का सीएम
जो है वो इम्पोर्टेंट। उनमें से भी 2 स्टेट का सीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी एक सीएम का इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ उस स्टेट का सीएम चेंज हुआ है। तो अभी 3 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ था आप सभी को पता होगा, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, स्टेट ये यूटी है, दिल्ली में हुआ था, गुजरात में हुआ था और एचपी में हुआ था। तो गुजरात और दिल्ली का तो सीएम सेम ही है जो पहले थे। और गुजरात के कौन थे? भूपेंद्र पटेल पहले थे, आज भी वही है। और ये भूपेंद्र पटेल 18th नंबर के सीएम के रूप में शपथ लिया है, किसके? गुजरात के। दिल्ली के कौन थे सीएम? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले थे और अभी भी हैं। और एचपी की बात हुई तो एचपी का सीएम जो है चेंज हो गया था। एचपी का पहले था कौन? जयराम ठाकुर। अब कौन हो गया है एचपी का? सुखविंदर सिंह सुक्खू एचपी के नए सीएम के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। तो इस वजह से एचपी वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ये आप यानी आम आदमी जो पार्टी है ना अरविंद केजरीवाल की, वो देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कौन से पार्टी जो है बनी है? तो आम आदमी पार्टी बनी है देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनको मतलब मान्यता मिली है। तो आम आदमी पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जल संरक्षण योजना झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। झारखंड इसका राइट आंसर है। झारखंड सरकार ने 2022 में सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए 467.32 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ एक जल संरक्षण योजना को शुरू किया है। इस जल संरक्षण योजना के कितने रुपए अलोकेट किया गया है, फंड दिया गया है? तो 467.32 RS अलोकेट किया गया है, फंड दिया गया है जल सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए। योजना के तहत जो है राज्य के 24 जिलों को सिलेक्ट किया गया है। उन 24 जिलों के सभी प्रखंड 24 जिले के जितने भी प्रखंड हैं उन सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों को जीर्णोद्धार किया जाएगा, यानी कि उनको रेनोवेट किया जाएगा। उनको 2133 तालाबों को रेनोवेट किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना इस योजना का मकसद है। और योजना का नाम क्या है? जल संरक्षण योजना। भूलोगे तो नहीं? बताओ दोस्तों, भूलोगे तो नहीं ना? जल संरक्षण योजना झारखंड में, स्कूल एमिनेंस पंजाब में। ठीक है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के जो राज्यपाल हैं कौन है? रमेश बैस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने ULPIN का शुभारंभ किया है? ये एक्स्ट्रा हो गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने ULPIN का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो राइट जो आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख के जो गवर्नर हैं LG हैं, गवर्नर नहीं LG। देखो दो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बताओ, जितने भी स्टेट हैं उसके क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। और जितने भी यूटी है ना उसके क्या होते हैं? उप राज्यपाल होते हैं। उप राज्यपाल यानी कि यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा और ये उप राज्यपाल होगा, यानी कि ये यूटी का क्या हो जाएगा? LG हो जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और स्टेट का क्या हो जाएगा? गवर्नर हो जाएगा। तो लद्दाख के जो गवर्नर है कौन है? शुभारंभ किया है ULPIN का। तो लद्दाख के गवर्नर कौन है? आर के माथुर। गवर्नर नहीं, उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर। अगर दिल्ली की बात करें तो विनय सक्सेना। देखो ये 4 यूटी है, मैं चारों यूटी का अभी आपको बता देता हूँ गवर्नर जितने भी LG हैं यानी उप राज्यपाल हैं। विनय सक्सेना। लक्षद्वीप का कौन है? तमिल सौंदर्य राजन जो कि किसके हैं? आंध्र प्रदेश के भी हैं। और जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये 4 अपने क्या है? यूटी है और इन सभी के LG जो नाम है वो मैंने बता दिया, तो आप याद रखना। इनमें से विनय सक्सेना की बात करें तो ये SSC GD एग्जाम में इस बार में पूछा गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी चांस बनता है कि पूछा जा सकता है और लद्दाख का भी पूछा जा सकता है। लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने जनवरी 2023 में लेह में, लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। लेह में विशिष्ट भूमि पार्षद पहचान संख्या
ULPIN लॉन्च किया है। यह 14 अंकों का होता है। 14 अंकीय ULPIN भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में मदद करेगा और एक निर्णायक भूमि शीर्षक तक भी पहुंचाएगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा कि ये जो टोटल अगर पूछा जा सकता है कि ये कितने ULPIN यानी कि भूमि विशिष्ट भूमि पार्षद पहचान संख्या ULPIN कितने अंकों का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये। तो ये कितने अंकों का होगा? 14 अंकीय क्वेश्चन होता है। ये 14 अंकीय नंबर होगा और इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में मदद करेगा। डिजिटलीकरण यानी कि सारे चीज का डेटा जो है ऑनलाइन रखने में हेल्प करेगा और एक निर्णायक भूमि शीर्षक तक पहुंचाएगा इसको। भूमि के ऊर्ध्वाधर आयाम को रिकॉर्ड करने में के लिए पहाड़ी भूमि हेतु सटीक भूमि रिकॉर्ड और भूमि क्षेत्रों को इकट्ठा करने के लिए यह योजना फायदेमंद साबित होगी। बाहरी क्षेत्रों में भूमि का कुछ स्लोप के रूप में होता है, तो उसमें इन सभी चीजों का हेल्प मिलेगा। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं R.K. माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 2025 तक, ऑप्शन बी है 2028 तक, ऑप्शन सी 2030 और ऑप्शन डी 2032। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है कौन है? अभी अभी पढ़ा था, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ट्रिपल एस। जिस तरह से आपने मूवी का नाम याद रखा है RRR, तो यहाँ पे ट्रिपल एस याद रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अलेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर गवर्नर है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक? तो 2025 तक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा किया है। यह पनबिजली, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके और हरित उत्पादों पर स्विच करके लक्ष्य हासिल करेगा। किन चीजों का उपयोग करके ये लक्ष्य को यानी टारगेट को अचीव करेगा? तो पनबिजली के रूप से, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके और साथ ही हरित उत्पादों पर स्विच करके यानी हरित उत्पादों पर कह सकते हैं ट्रांसफर करके जो है लक्ष्य को, टारगेट को अचीव करेगा। देश में राज्य को पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। देश में हिमाचल प्रदेश को पावर स्टेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे पनबिजली से भी जो बिजली पैदा किया जाता है हाइड्रोजन के थ्रू भी किया जाता है और सौर ऊर्जा से भी यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस वजह से देश में राज्य को, हिमाचल प्रदेश को पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकार सौर संयंत्रों में भी निवेश करेगी और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें टारगेट क्या रहेगा? 500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के टारगेट रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर किसी भी दोस्त को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, कोई आफत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ND या फिर YD क्या करेंगे आप आंसर करके मुझे बताएंगे। और वीडियो एंड होने के बाद में, कल जैसे मैंने आपसे पूछा था बहुत कम लोगों ने आंसर किया था, तो आज मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो एंड होने के बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बताइए आप मुझे किस स्टेट का बताएंगे, तमिलनाडु का और तमिलनाडु के साथ में, चलिए तमिलनाडु का ही जो गवर्नर है उसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन याद रहे वीडियो एंड होने के बाद में करेंगे और सभी दोस्त करेंगे। मैं आप सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि आप मुझे तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में वीडियो एंड होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद आप जो कमेंट करेंगे वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, तो मैं उसको देख पाऊंगा कौन कौन से लोग जो रेगुलर है हमारे इस क्लास में वो कौन कमेंट कर पा रहे हैं, किसको याद है, किसी को याद नहीं है, वो मैं सब चेक कर दूंगा अपने आप। ठीक है, तो अब वीडियो एंड होने के बाद में करना ताकि वो जो आपका कमेंट होगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा और मैं उसको देख पाऊं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है? क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए किस राज्य के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, विभाग है, उसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है गुजरात। तो राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है
उसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। साथ ही मिजोरम के एक फायर स्टेशन है उसको भी आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, याद है ना, कई बार करा चुका हूं। और गवर्नर कौन है? गणेशी दास। गणेशी दास गवर्नर है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलई फायर स्टेशन जो कि कहाँ पे है? मिजोरम में है। इन दोनों को ओडिशा राज्य के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और लुंगलई फायर स्टेशन जो कि कहाँ पे है? मिजोरम में है। दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 1999 में की गई थी। ओडिशा राज्य के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और पुरस्कार में संस्थागत श्रेणी में चयनित संस्था को 51 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता को 5 लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है। जो चयनित संस्था जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको 51 लाख रुपए दी जाती है। साथ में उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई पर्सन है, अगर पर्सन को दिया जाएगा या इंडिविजुअल दिया जाएगा, चाहे वो पर्सन के साथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, नहीं पर्सन के साथ में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को 51 लाख दिया जाएगा, लेकिन कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होगा तो उसको 5 लाख रुपए के साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, हमारे आपके सभी के डिमांड था काफी टाइम से, तो हमारे एग्जाम कार्ड की तरफ से आपके लिए लॉन्च किया गया लास्ट 6 मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको लॉन्च किया गया है। इंपोर्टेंट करंट अफेयर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसकी जो विशेषता प्रैक्टिस सेट्स इसमें दिए गए हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो गई है। 3600 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, लेकिन वो कितना है? 3600 प्लस क्वेश्चन। 3600 क्वेश्चन कम नहीं होती, लगभग देखिए अगर 6 महीने का है तो पर मंथ 600 क्वेश्चन है पर मंथ एमसीक्यूज। अब आप खुद सोच सकते हैं, क्या आप बताइए, अगर आपका कोई एग्जाम है आने वाले टाइम में तो उसमें लास्ट के 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा और उसके लिए बेहतरीन है ये बुक। उसी के आप जो आने वाला एग्जाम है, जैसे कि सीएचएसएल हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, उसके बाद से एमटीएस का होने वाला है, उसके बाद से अभी आया है आईबी का आया हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। उन सभी एग्जाम में लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर बिल्कुल पूछेगा। तो उस एग्जाम्स को देखते हुए इस बुक को लॉन्च किया गया है। आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं, प्राइस बहुत कम है। लास्ट 6 मंथ का बुक है और प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज रखा गया। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ज्यादा प्राइस का बुक, लेकिन हमारा मकसद है कि कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बुक्स को पहुंचाए, शिक्षा को पहुंचाए। हम चाहते इसको तो 150 भी रख सकते हैं और स्टूडेंट आराम से खरीद देते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के 99 रखा है ताकि हर कोई बच्चा, हर स्टूडेंट इसको खरीद सके। और ये ई बुक नहीं है, ये एक बुक के फॉर्म है। ये आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगा, आप इसको बाय करके आराम से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बुक बनाई गई है। देखो, साथ ही 3600 प्लस तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ही, साथ ही 2500 से ज्यादा क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में है। तो आप मुझे बताइए, क्या इससे बाहर क्वेश्चन आ पाएगा? क्या इससे कभी भी क्वेश्चन बाहर आ पाएगा? आप बिल्कुल अग्री करेंगे कि सर बिल्कुल इससे बाहर नहीं आ सकते। 3600 और 2500 कम क्वेश्चन नहीं होते दोस्तों। 3600 और एमसीक्यूज है और 2500 एमसीक्यूज, ये वन लाइनर्स है। लगभग बोल सकते हैं कि 6100 प्लस क्वेश्चन है। 6100 क्वेश्चन कम नहीं होते। हर मंथ का कितना हो गया आप बताइए मुझे? 1000 क्वेश्चन हो गए। क्या इससे एक बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो आपके लिए बेस्ट ये बुक है, आपके लिए ही इस बुक को डिजाइन किया गया है। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो साथ ही आप हमारी जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसको भी बाय कर सकते हो। वहां से भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी होगा। टॉपिक वाइज वगैरह दिया होता है, उसमें डेट वाइज के साथ में टॉपिक वाइज दिया होता है। ठीक है, और जो आने वाले बड़े एग्जाम है मैंने लिख दिया है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, आईबी का है। तो इन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट, तो आप बाय कर सकते हैं। लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसमें भी दिक्कत लग रही है आपको 99 में भी, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं इसमें भी आपको
कोड प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अगर कोई कूपन कोड हो जाए जिससे आपको 10-15% का डिस्काउंट मिल जाए, जो भी मिल पाएगा, जो भी पॉसिबल हो पाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, ऑलरेडी ये मैक्सिमम डिस्काउंट पे दिया गया है, लेकिन और भी अगर हो पाएगा तो मैं आपको 10-15% और डिस्काउंट दिला दूंगा। बस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं पता चल पाए कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। आप इस बुक को बाई वगैरह कर सकते हैं, बाई करने के लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से बाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोई बुक है, आपको जरूर बाई करना चाहिए अगर मेरी सजेशन मान तो। 50-100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने कैरियर के लिए 50-100 रुपये इन्वेस्ट कर ही सकते हो। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पांचवा क्वेश्चन। किस शहर में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी? किस शहर में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली या फिर भुवनेश्वर। तो राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कब से? 6 से 8 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। गुवाहाटी कहाँ है दोस्तों? असम में है। असम की क्या है? कैपिटल भी है ये, ठीक, कैपिटल है असम की। और यहाँ के जो सीएम है कौन है असम के? हिमंत बिश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। याद रख। भारत पहली बार यूथ 20 Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन जो है भारत में आयोजन किया जा रहा है, इसी के अवसर पर में भारत में पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ये। और बैठक फ्यूचर ऑफ वर्क के 5 विषयों जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र और स्वास्थ्य, भलाई और खेल में युवा पर केंद्रित होगी। यह बैठक का जो विजन होगा कह सकते हैं आप, या थीम कह सकते हैं, वो किन चीजों पर है? ये 5 है। फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क के 5 विषय हैं, सब्जेक्ट है या टॉपिक है कह सकते हैं। कौन सा है? जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी करना है, जलवायु परिवर्तन में, और जो आपदा जोखिम है तो उन सभी डिजास्टर सब में कमी करना है। शांति निर्माण करना, हमें पीस जो है स्टेबलाइज करना है, शांति को लाना है। लोकतंत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भलाई और खेल में युवा पर केंद्रित होगा। ये चीजें जो है ये बैठक का मुख्य उद्देश्य होगा, टॉपिक होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा है और राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी है। तो अगर कोई दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, आपको हमारी डेली क्लासेस मिलती रहेगी, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे। साथ ही अगर आप जितने भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कीजिए। और इतने कम क्लास में इतने कम लोग क्यों आते हैं मुझे ये समझ नहीं थी। क्या आपको करंट अफेयर बहुत इजी लगता है? अगर इतना ही इजी होता है तो किसी दिन बैंक वगैरह के एग्जाम उठा के देख लेना। अगर आपसे एक क्वेश्चन भी हिल जाए करंट अफेयर का तो आप बताना, आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है। अगर नहीं देखते हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इसे इजी मत समझिए, बहुत मुश्किल काम होता है करंट अफेयर। अगर आपने पढ़ा है रेगुलर बेसिस पे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। मैं आपसे 1 घंटे देता हूँ दिन का, आप 1 घंटे मुझे दीजिए दिन का, मैं आपको इस 1 घंटे में इतना ज़्यादा अच्छे से करंट अफेयर करा दूंगा कि आपको करंट अफेयर से दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। बस 1 घंटे दे दीजिए, उस 1 घंटे को बेहतरीन मैं यूटिलाइज करूंगा आपके कैरियर के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने जनवरी 2023 को दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सिल बैठक आयोजित किया है? किस शहर में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय? सवाल उठता है कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। याद रहेगा क्या? अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री हैं अभी भारत के। तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने जनवरी 2023 में दिल्ली के बाहर पहली बार अपनी मिशन ओलंपिक सिल बैठक का आयोजन किया है। ऑप्शन ए है कोलकाता में, मुंबई में, भुवनेश्वर में या फिर बेंगलुरु में। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने जनवरी 2023 में दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल बैठक का आयोजन किया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में किया है। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक है और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। याद रहेगा ना। ओडिशा को ही क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023-22 का दिया गया है। और साथ ही लुंगदई फायर स्टेशन जो कि कहाँ पे है? मिजोरम, उस फायर स्टेशन को भी 2023 का राष्ट्रीय आपदा सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है।
भुवनेश्वर इस प्रश्न का राइट आंसर है। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने 19 और 20 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर उड़ीसा में दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक से बैठक का आयोजित किया। एमओसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एमओसी के सदस्य भारत के ओलंपिक कार्यक्रम के प्रमुख एजेंडे और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना एथलीटों के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए मिले थे। आमतौर पर एमओसी के सदस्य टीओपीएस के संबंधित एजेंडे पर चर्चा करने के लिए हर महीने दिल्ली आते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब ये मीटिंग जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, भुवनेश्वर। हर साल ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, दिल्ली में, लेकिन इस बार कहाँ पे किया गया, भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, उड़ीसा के राज्यपाल। 7वां प्रश्न है, हाल ही में एक नई पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में जो नई पुस्तक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यूज डॉन का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विनीत कार्निक है, ऑप्शन बी है अश्विन फर्नांडिस, ऑप्शन सी है राजेश तलवार और ऑप्शन डी है अमिताभ कुमार। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं अश्विन फर्नांडिस है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्विन फर्नांडिस के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है और इसके लेखक अश्विन फर्नांडिस है। जनवरी 2023 में डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। पुस्तक भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को दर्शाने वाली यात्रा पर केंद्रित है और इसे डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है जो मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में QS रैंकिंग के प्रमुख है। फर्नांडिस ने लिखा है और ये जो है मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में QS रैंकिंग के प्रमुख है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने जनवरी 2023 में किस शहर में भारत के पहले स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर SILC का उद्घाटन किया है? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में भारत के पहले स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर SILC का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने जनवरी 2023 में किस शहर में? चेन्नई में भारत के पहले स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने जनवरी 2023 में चेन्नई, तमिलनाडु में भारत के पहले स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। वन व्हील मंद्रम योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया। कौन सी योजना? वन व्हील मंद्रम योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया है और केंद्र छात्रों को रोबोटिक्स, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो रोबोटिक्स, AI, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्टीम इंक्यूबेशन वर्क स्टेशन के माध्यम से एक ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग दृष्टिकोण से परिचित कराएगा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है MK स्टैलिन है और राज्यपाल कौन है? RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय MSME मंत्री कौन है? नारायण राणे है, दिया गया है यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में। तो किस केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 23 जनवरी 2023 को किस शहर में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? MSME मंत्री कौन है भारत के? नारायण राणे। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो नारायण राणे ने भारत के किस शहर में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? कोलकाता में किया है, दिल्ली में किया है, मुंबई में किया है या फिर गुवाहाटी में किया है? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। MSME मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। मुंबई इसका राइट आंसर है। MSME मंत्री नारायण राणे ने 23 जनवरी 2023 को मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय SC/ST हब NSSH
और एमएसएमई मंत्रालय के अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। किस चीज के लिए किया गया था? एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किस चीज के लिए? राष्ट्रीय SC/ST हब और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य योजनाओं, जो बहुत सारे दोनों मंत्रालय की जो अलग अलग डिफरेंट योजनाएं हैं, तो उन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस योजना का कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। हब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST समुदायों के उद्यमियों को क्षमता निर्माण, वित्त सुविधा, फाइनेंशियल असिस्टेंस और निविदा बोली भागीदारों में सहायता करता है। मुख्यमंत्री यहाँ के महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में भारत पर्यटन विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में भारत पर्यटन विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो राइट जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एक क्वेश्चन बनता है 37वें नंबर का, यानी 37वें आयुष या फिर आयुष कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था दोस्तों? जनवरी 2023 में कहाँ पे किया गया था? तो ये जो किया गया था कहाँ पे? गोवा में। याद रखना, 37वें आयुष कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? गोवा में किया गया था। याद रहेगा ये चीजें। गोवा में कौन सा एयरपोर्ट है? MOPA, मोपा इंटरनेशनल। कहाँ पे आयोजन शुरू हुआ था? गोवा में ही हुआ था। नाम क्या दिया गया था इसका? मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है, MIA, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है। और ये किसके द्वारा सौंपा गया था? डेडिकेट किया गया था मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। PM मोदी ने इसको मनोहर पारिकर, जो कि गोवा के पूर्व CM रह चुके हैं, तो उनके नाम पे इसको डेडिकेट किया था। आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर है। आयुष मंत्रालय ने जनवरी 2023 में भारत पर्यटन विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वे आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार आयुष मंत्रालय के अधिकारियों को आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। आयुष मंत्रालय की बात करें तो ये सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय। साथ ही आपको पता होगा अभी एक विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन ये पर्यटन के बारे में आयोजन किया जा रहा है, कह सकते हैं पर्यटन का, जिसका नाम क्या था? फितूर। इसमें किस मंत्रालय ने भाग लिया था? तो पर्यटन मंत्रालय ने। आप इजीली कह सकते हैं कि पर्यटन मंत्र से रिलेटेड है तो पर्यटन मंत्रालय ही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और वही बात करें वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में। ये भी याद रहेगा ना, आपको ट्रिक से बताया था, जब भी हम कहीं घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैड्रिड जाएंगे, स्पेन जाएंगे। और घूमने से हमें बन जाएगा क्या? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया? किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है? 27 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। साथ ही आपको पता होगा 24 जनवरी 2023 का नहीं 24 का जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होगा वो किसको समर्पित किया है यूनेस्को ने? तो अफगान के गर्ल्स को, अफगान के गर्ल्स को। वहाँ के बहुत सारे यंग गर्ल्स हैं या फिर महिलाएं हैं जिनको शिक्षा से दूर रखा गया है। इस वजह से यूनेस्को ने डिसीजन लिया है कि 24 जनवरी 2024 का जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा वो किसको डेडिकेट किया जाएगा? अफगान के गर्ल्स एवं महिलाओं को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या? कोई भी दोस्त मुझे बताएगा कमेंट करके। और ये कमेंट करके बताना वीडियो एंड होने के बाद में, ताकि मैं आपका कमेंट देख पाऊँ। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 में की गई थी। किसका? राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब की? 2008 में किया गया था। महिला एवं
बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और भारत सरकार द्वारा की गई थी, दोनों के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा किया। मेन कह सकते हैं, भारत सरकार एग्जाम में नहीं पूछेगा, मेन पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो याद रखना किसके ऊपर मनाया जाता है, बालिका के। राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसा नाम है उसी से रिलेटेड चीजें को बना देना। महिला एवं बाल, देखो ये बालिका, यहाँ पे बाल आ रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से ईयर में की गई थी, 2008 में की गई थी। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, कपड़े और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। 24 जनवरी 2008 को पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। पहला जनवरी जो मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी 2008 को पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में किस तिथि को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 27 जनवरी को मनाया गया है, 22 जनवरी को, 24 जनवरी को या फिर 25 जनवरी को। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस होगा या फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस होगा उसी दिन उत्तर प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस मनाएगा। तो 24 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी शुरुआत 2018 में मनाई शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 2018 में किया गया था और कहाँ किस उस समय जो थे कौन थे, राज्यपाल, राज्यपाल जो थे उसके द्वारा किया गया था, राम नाईक। उस समय के जो राज्यपाल थे, तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक थे उस समय, उनके द्वारा 2018 में शुरू किया गया था इसको मनाने की, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को। तो स्टार्टिंग कब हुई थी, 2018 में हुई थी। 24 जनवरी राइट आंसर है। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने शुरू की थी और इसे 2018 से हर साल मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी, 2018 में हुई थी। इस साल की बात करें कौन सा एडिशन था, तो 18, यहाँ से आप देख लो 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, यानी कि ये 5th टर्म था, यानी 5वां संस्करण था, 5वीं बार मनाया जा चुका है, 5 बार। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। हालांकि 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। 2023 में जो मनाया गया है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उसकी थीम क्या थी, थीम थी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका थीम था इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे थीम के ऊपर। और राज्यव्यापी कार्यक्रम 24 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। मतलब जो कार्यक्रम है कब से कब तक, 24 से 26 जनवरी 2023 तक आयोजन किया गया था। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका और गोवा। तो कई बार मैं बता चुका हूँ ओवर द क्लासेस, कई बार बता चुका हूँ कि जो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे है, गोवा में है। अभी भी इसका पहले नाम क्या था, मोपा था इसका नाम, मोपा एयरपोर्ट। लेकिन इसका जब उद्घाटन हुआ था उस टाइम पीएम मोदी जो है हमारे उन्होंने इसका नाम जो है मनोहर पारिकर कर दिया था और मनोहर पारिकर जी को इसको एयरपोर्ट को डेडिकेट किया था। तब से इनको मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, गोवा में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोवा एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीता है। गोवा मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MIA को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत सम्मानित किया गया है। कौन सा एडिशन था ये, 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत सम्मानित किया गया है। किसको, गोवा के मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कई बार बता चुका हूँ, इसकी जानकारी दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है स्टील मंत्री भी यही है देश के। स्टील मिनिस्टर कौन है,
ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आप कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं रहता है क्योंकि इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती नहीं, इस वजह से स्टील मंत्रालय जो हाईलाइट नहीं होता है। बट याद रखना, जो स्टील मंत्रालय है, मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, या फिर कह सकते हैं स्टील मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और कौन से मंत्री हैं? उड्डयन मंत्री भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल पी पिल्लई वहां के राज्यपाल हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हरिद्वार स्थित पतंजलि अनुसंधान संस्थान और पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान को कितने करोड़ रुपए की परियोजना मिली है? और अच्छे काम के लिए, उत्पाद के लिए कितने करोड़ रुपए की मिली है? 6.32 करोड़, 4.32 करोड़, 8.32 करोड़ या फिर 5.32 करोड़। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4.32 करोड़। हरिद्वार में स्थित है कौन? पतंजलि अनुसंधान संस्थान। और पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान को कितने करोड़ का परियोजना दिया गया है? फंड दिया गया 4.32 करोड़ का दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें अगर, उत्तराखंड के सीएम जो है कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है। और गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के जो गवर्नर है कौन है? जनरल गुरमीत सिंह, याद रहेगा क्या? साथ ही बता दें उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। आपने कई बार, अब मैं बता चुका हूँ ओवर द क्लासेस जो है कई बार बता चुका हूँ, तो जो रेगुलर होंगे उनको याद होगा। तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक कौन सा है? गैरसैंण, और एक क्या है? देहरादून, है ना? याद है, देहरादून तो कॉमन है, सभी को याद होगा। देहरादून जो है विंटर में होता है कैपिटल, और गैरसैंण जो है समर में हो जाता है कैपिटल। ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नहीं बना है, अभी तक पूछा नहीं गया है, ज्यादातर एग्जामों में किसी किसी में पूछ देता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, चाहे एग्जाम में आए बट और नहीं आए, बट आपको याद होना चाहिए। 4.32 करोड़ का पतंजलि अनुसंधान को दिया गया है और पतंजलि जैविक अनुसंधान को दिया गया है 4.32 करोड़ का। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रदान की गई थी, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करता है। जल शक्ति मंत्रालय की बात करें कि जल शक्ति मंत्री कौन है या फिर जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन कि गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारों के पास वनस्पति विविधता का वैज्ञानिक अन्वेषण करना इसका उद्देश्य होगा इस परियोजना का। और मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बता दें, अगर आप चाहे तो हमारी करंट अफेयर की बुक भी बाई कर सकते हैं, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर का बहुत कम प्राइस में आपको दिया गया है, एकदम से टॉपिक वाइज और डेट वाइज दोनों दिया गया है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस बुक के हेल्प से। ये बुक उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनको वीडियो से या क्लास के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू जो है रिवीजन नहीं कर पाते, तो रिवीजन के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। ओनली 49 रुपीज़ का है, तो आप इसे बाई कर सकते हैं। लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत हमने कम ही रखा है। मार्केट में देखेंगे तो आप जो मंथली बुक होता है वो 80 से 90 रुपीज़ का आता है, बट हमने वो कम ही रखा है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आप उसके पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सके, अच्छे से उनको हेल्प हो सके। हमारा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में शिक्षा पहुंचाना, एजुकेशन पहुंचाना, ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त नए हैं या फिर पहले से हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपके जो लाइक वगैरह होता है उससे हमें मोटिवेशन का काम करता है, हेल्प मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। मिलेंगे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक